बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया एक और आलमी जंग से बच गई है, मगर ये अभी भी सवालिया निशान के साथ है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर जो कही जा रही है, क्या वो कायम भी रह पाएगी? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बम बरसाकर ईरान के ही मोतरफ बन बैठे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि ईरान ने जोहरी तनसीबात के ना सिर्फ ये ऐलान किया है कि दोबारा से हम उन्हें तामीर करने जा रहे हैं, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ईरान का बाकायदा एक मुआहिदा था, उस मुआहिदे को भी आज ख़त्म कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम तर चीज़ों के साथ ये तनाव मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, ख़तरा टल गया है या अभी भी बाकी है, इसके ऊपर हम आज मुकम्मल डिबेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमिर साहब, आज जो एक तो नेटो का इजलास हुआ, बहुत सारे दुनिया भर से आए हुए सहाफ़ी थे वहाँ पर, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो सवालात किए तल्ख़ भी थे और उसके ऊपर ट्रंप साहब भी तल्ख़ होते हुए नजर आए। उसकी वजह एक थी कि अमेरिकी सदर क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने उन तमाम चीज़ों को बर्बाद कर दिया जो जोहरी तवानाई और एटम बम बनाने की तरफ जा सकती थी। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि 2 तनसीबात का दाखिली रास्ता सिर्फ बंद रहा, ज़ेर ज़मीन ढांचा उसका महफूज रहा। CNN कहता है कि जी जो जौहरी तनसीबात थी उसके ऊपर अमेरिकी बमबारी जो हुई है उस पर बुनियादी ढांचा तबाह नहीं हुआ और जो अफसूदगी की मशीनें थी वो भी बरकरार है। मुझे ये बताइए, सहाफ़ियों ने भी ये सवाल किया, दुनिया ट्रंप पे बिलीव करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कोई भी बिलीव नहीं कर। बड़ी एक अजीब सूरत हाल हो गई है और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक किस्म का आप देख लें कि पहले ईरान पे ये इल्ज़ाम लगता था कि जी ये देखें 60% से ज़्यादा ये अफसूदगी कर रहे हैं यूरेनियम की और ये बम बना रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दिफा कर रहे हैं ईरान का कि नहीं, हमने बिल्कुल इसको तबाह बर्बाद कर दिया है और उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया है कोट अनकोट के ओब्लिटरेट कर दिया है उनकी तमाम इंतज़ामिया, कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट मार्को रूबियो और वेस्टगेथ, जितने भी जो उनके वज़रा हैं वो भी यही ज़ाहिर है हम ज़ुबान होकर यही कह रहे हैं। और ये एक और मज़ीद सितम ये है कि अपनी उनकी एजेंसीज़, पहले आप याद रहे कि इस हमले से पहले जो है मार्च के अंदर जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जो सरबराह हैं तुलसी गैबर्ड, उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, हमारे पास शवाहिद नहीं है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना रहा है या अपनी उस रेड लाइन को क्रॉस किया है और उसको भी रद्द किया पहले। अभी ये जो रिपोर्ट आई है जिसके बुनियाद के ऊपर CNN ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक दो और भी इदारों ने, सहाफ़ती इदारों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है और उसके ऊपर अपने ख़दशात का इजहार किया है, तो उसकी जो है वो बेस्ड है पेंटागन की जो आर्म है वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ये पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये ज़रूर है कि ये रिपोर्ट्स में भी कहा है कि ये प्रिलिमिनरी एक जो है शुरू की एक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है, तो उसको सहारा लेके ये किया गया है। और उस पर ज़ाहिर है वो सदर ट्रंप जो हैं उसके ऊपर इतना क्रेडिट ले चुके हैं कि जी मैंने ईरान के क्योंकि ये तनसीबात जो हैं तबाह भी कर दी हैं और कितना ज़बरदस्त जो है दुनिया की तारीख के अंदर इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ और हमारे पायलटों ने और हमारे बाकी जो हमारी फ़ौज ने कमाल कर दिया कि इतनी प्रिसीजन के साथ जो है इतना ज़बरदस्त करके बिल्कुल डीप अंडरग्राउंड ये कर दिया और वो इतना क्रेडिट ले लिया गया। और फिर उसके बाद वो जंग इसराइल और सीज़ फायर का, जो कि अभी आर्जी सा सीज़ फायर है, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो रहता है या नहीं रहता, उसका क्रेडिट भी ले लिया। तो उसके बाद जाहिर है ये रिपोर्ट और ये वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की एक सहाफ़ियों के साथ और ख़ास तौर पे CNN और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और भी इस तरह के दौर इदारे, इनके साथ ये बड़ी पुरानी लड़ाई है, ये पिछली ट्रंप के पहले हुकूमत के दौर से चल रही है। उनकी कैंपेन के दौरान भी वो बड़ा अटैक करते रहे। आज भी जिस तरह के नाम ले के जिस किस्म के अल्फाज जो कि हम टीवी पे हम नहीं कहते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप अदा कर रहे थे, तो ये अब सितम ये है, अगेन आयरनी कहते हैं इसे, वो मज़ीद ये है कि अपनी एजेंसीज, नेशनल इंटेलिजेंस जो है अमेरिका की और पेंटागन की जो ये एजेंसी है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको वो रद्द कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया तो क्यों आपके पास शवाहिद क्या हैं, उनके जी इसराइल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ठीक है, यानी अमेरिका की रिपोर्ट को रद्द कर रहे हैं और इसराइल की रिपोर्ट को वो कह रहे हैं कि वो उनकी भी यही रिपोर्ट है कि वो बिल्कुल कंप्लीटली उनको ओब्लिटरेट ख़त्म कर दिया गया है। और साथ में वो ईरानी सोर्सेज को भी कह रहे हैं कि ईरान ने भी यही ऐलान किया है कि उनके तनसीबात के ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है और वो तबाह हो चुके हुए हैं। सो वो ईरान और इसराइल का सहारा लेके अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं और अपने जो इदारे हैं उनको वो जो उनकी नफ़ी कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। और मज़ीद इसलिए भी कि आगे चल के अगर ये बहस आगे चलती है कि इसको ऐसे शवाहिद निकल आए कि तनसीबात, तो फिर ट्रंप के लिए बड़ी पोजीशन मुश्किल हो जाती है कि वो इसका कैसे कोई, जो उन्होंने कहा तो है कि अगर ईरान दोबारा शुरू करेगा तो दोबारा हमले कर सकते हैं, मगर बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलने का। अब आप सवाल सबसे अहम यह है कि क्यों कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। उसकी वजह यह है कि ये सवाल किया जा रहा है अमेरिकन की कांग्रेस के कुछ हिस्सों में, उनकी जो है अमेरिकन सोसाइटी और उनकी सहाफ़ियों की तरफ से भी, कि क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त निकल आती है कि ये तनसीबात तबाह नहीं हुई और कि ईरान ने वो पहले ही चीज़ें वहाँ से निकाल ली थी, यूरेनियम मवाद निकाल लिया था, और जो है कल को वो ज़्यादा बल्कि इस पोजीशन में आ गया है कि 400 kg जो यूरेनियम है जिसकी 60% अफसूदगी हो गई भी है, उसे हफ्तों और महीनों में बम बनाया जा सकता है। तो अगर ये ऐसा दुरुस्त हुआ या इसके शवाहिद निकल आए दुरुस्त होने के, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस जंग में 40,000 फौजी जो वहाँ पे खित्ते के अंदर 19 बेसिस के ऊपर अमेरिकन थे उनकी जान को खतरा डाला। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की गई, ये बम गिराए गए जो कि ज़ाया गए। और उसके बाद ख़ास तौर पे जो कतर के ऊपर जो ईरान ने हमला किया वो गो के सिंबॉलिक था, मगर उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो गिरा सकते थे, वो असली जो है अगर इसराइल में 1200 किलोमीटर पे इसराइल के अंदर जाके वो बैलिस्टिक मिसाइल भेज सकते थे, तो उनके लिए कतर में उस बेस के ऊपर, अमेरिकन बेस के ऊपर भेजना या खित्ते में बाकी बेसिस के ऊपर भेजना नामुमकिन नहीं था। तो उस पे ऊपर सवाल हो रहा है या अमेरिका के अंदर कि अगर ये ऐसे शवाहिद दुरुस्त हैं तो, और ये बहस चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। वो उसके अंदर बहस के अंदर जो शामिल हैं वो ऐसे लोग भी हैं जो कि सबसे बड़े प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्टर रहे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव बैनन है, उनका भी एक बयान इंटरव्यू चल रहा है कि स्टीव बैनन उनकी स्ट्रेटजी के इंचार्ज रहे हुए हैं, उनके बहुत बड़े कैंपेन के अंदर मेन सपोर्टर रहे हुए हैं, और भी उस तरह के काफ़ी लोग हैं जो कि उनके मेन सपोर्टर रहे हैं। तो वो भी सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये आपने ये जो चेक किया था कि बहरहाल एक बहुत बड़ी ये मौजूदा रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इस तरह की बड़ी कम मिसाल मिलती है कि एक मुल्क, पहले भी अमेरिका दाएं बाएं काफ़ी ऐसी मुल्क हैं जिनके ऊपर मुदाखलत कर रहा, मगर एक बिल्कुल ईरान वो जिसने NPT पे साइन कर दिया हुआ था, एक सॉवरन कंट्री के ऊपर जो है बगैर कांग्रेस की इजाज़त के, बगैर यूनाइटेड नेशंस की बैकिंग के, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे जो ये रिस्क लेके हमला किया गया, तो क्या उसके लिए क्या शवाहिद थे, नहीं थे। सो इसलिए ट्रंप के लिए जो है या अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आमिर साहब ये भी तो कहा जा रहा है कि जिन जौहरी साइट्स को अटैक किया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रंप की तरफ से करवाया गया, वो सारी के सारी जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी है उसके तहत वो महफूज तस्वुर की जाती थी। ये नेतन्स की हो गई, अस्फहान हो गया, फोर्दो, ये सारी की सारी वो साइट्स थी जो तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे देखी जाती थी और उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाई जाती थी। जी, इसके अंदर जो सारे क्राइसिस जो हुआ है ईरान और इसराइल का और अमेरिका बाद में इसके अंदर मुलव्वस हो गया हमलों में, उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस की ओवरऑल अथॉरिटी वैसे तो काफ़ी दहाइयों से वो इन्हतात का शिकार थी, मगर उसके जो ज़ैली इदारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम जो ICJ है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके ऐसे फैसले हो गए हुए हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जो है IAEC जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, उसके रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने इससे पहले वो, अब हमने कल अपने प्रोग्राम में कवर किया गया था
कि इस तरह वो कहा जा रहा है कि मोज़ेक नामी एक सॉफ्टवेयर है, ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं एलिस्टेयर क्रूक जो हैं, उन्होंने और भी कई लोगों ने कह रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर की बुनियाद के ऊपर जो जिसका एल्गोरिथम जो है वो कहते हैं इसराइल ने बनाया हुआ था, और वो 50,000 लाख लोगों की जो है ना सोशल मीडिया से चीज़ें पिक करती हैं, और उन्होंने कहा जी ओवरऑल ट्रेंड आ रहा है कि ये बढ़ रहे हैं। उस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर पहले IAEA ने ये कहा कि उनके पास ये इशारे दिए कि ये रिपोर्ट्स हैं कि शायद रेड लाइन को क्रॉस किया है ईरान ने, और यही शवाहिद जो है ट्रंप को भी दिखाए गए और यूरोपियंस को भी दिखाए गए। अब उसके बाद जो उसके सरबराह हैं ग्रोसी, वो मुकर गए हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। और अब सूरत हाल ज़्यादा गंभीर इसलिए हो गई है कि ईरान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो वहाँ से ईरान से लोग हैं उनको निकाल दिया है कि ये इन्होंने ये जासूसी भी की कि वो तमाम जो इनको चीज़ें दिखाई गई थी उसकी इत्तला इसराइल को और अमेरिका को ये पहुँचाते रहे, जिसकी वजह से हमारे इसको टारगेट किया गया। सो लिहाजा एग्रीमेंट के उन्होंने फलानी शिक को कोट करते हुए उनको निकाल दिया है। सो लिहाजा दुनिया इस वक्त अंधेरे में है। अभी अमेरिकी भी परेशान हैं और इसराइल के कुछ लोग भी परेशान होंगे, मगर वो फंस चुके हुए हैं क्योंकि ट्रंप के प्रेशर की वजह से ट्रंप इस पर इतना क्रेडिट ले गए हुए हैं कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस क्रेडिट को डिस्क्रेडिट करना अपना। तो एक मखमसा ये है कि अब वो कह रहे हैं, IAEA वाले भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। इस बात की तफ्तीश करना कि ईरान के पास ये 400 किलोग्राम क्या उन्होंने वहाँ से हटा लिया था, अगर हटा लिया था कि वो कहाँ पे है, और इस बात का भी इजाज़त ईरान नहीं दे रहा कि वो जाके देख सकें उन 3 जगहों पे तनसीबात पे जिनके ऊपर वो किया गया, फोर्दो, इस्फहान और नतान्स जो है, कि वहाँ जाके वो तफ्तीश कर सकें कि आया वो तनसीबात के अंदर वो इसासे तबाह हुए या नहीं हुए। सो लिहाजा इस बात के भी खदशात हैं कि अब वो ईरान जो है, क्योंकि ये हम पहले भी बयान कर चुके हुए हैं कि 60% तक अफसूदगी जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो 400 kg के करीब बताया जाता है। ईरान पहले ही कर चुका है। बम बनाने के लिए 90% करनी पड़ती है अफजूदगी। तो अफजूदगी जो 60 से 90 है वो बड़ा इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो हफ्तों में और महीनों में हो जाता है। बताया जाता है तो चंद हफ्तों से 5 माह के दरमियान में वो अफजूदगी 90% हो सकती है, और साल के करीब लगता है उससे जोहरी हथियार बनाना और फिर उसको मैच करना डिलीवरी सिस्टम के साथ। तो अब ये खदशात हैं, पूरी दुनिया इस पर सवाल कर रहा है, मगर इस तरीके से ये जो हमला किया गया है और क्रेडिट लिया गया है कि अब इसके बाद तमाम दुनिया के हाथ बंद गए हैं। तो ये अब एक मसला। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं आमिर साहब, उस पर मेरा भी एक सवाल है जो हमें वर्ता हैरत में डाल देता है। एक तरफ इजराइल और ईरान की जंग शुरू होती है, $7.4 बिलियन का जो असले का एक पैकेज है वो अमेरिका इजराइल को प्रोवाइड करता है। इसके बाद अमेरिका ये फैसला करता है कि बंकर बस्टर बरसाए जाएंगे और बरसा दिए जाते हैं। ईरान की बर्बादी का हर सामान पूरा किया जाता है। लेकिन आज फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जब बात करते हैं तो वो ईरान की तारीफ करते हैं, एक तरफ उसको गिराते हैं, मारते हैं, फिर ईरान की तारीफ करते हैं। ये वजह क्या, अनप्रेडिक्टेबल क्यों है उनका बिहेवियर? ईरान की आज उन्होंने कुछ जगहों पे तारीफें भी की, और वो बेसिकली वो क्रेडिट अपना लेना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का क्रेडिट अभी तक ले रहे हैं। हालांकि इस बात में पाकिस्तान ने अगर इंडिया घुटनों पे ना गिर गया होता तो ये इंडिया ने कभी नहीं मानना था अगर उनकी बेहतर उनके हालात जा रहे होते। बेसिकली हमारी पाकिस्तानी फ़ौज की और ख़ासतौर पे एयरफोर्स की वो एक कामयाबी थी जिसकी वजह से भारत माना, मगर प्रेसिडेंट अब जैसे उसका क्रेडिट ले रहे हैं उसका भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि इसराइल में वक्ती तौर पे ट्रंप साहब ने उसका भी क्रेडिट ले लिया, सीज़ फायर हो चुका हुआ है ईरान और इसराइल के दरमियान। वो क्या कितना पायदार होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो उसका कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, वो एग्रीमेंट भी नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि इसका रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि ये डायरेक्टली दूसरे तीसरे चौथे हैंड ये बात हो रही है। बराह रास्त अमेरिका और ईरान की ये बातचीत हो जाए तो कम से कम कॉन्क्रीट एक पिक्चर आ जाए
कि किन शराइत के ऊपर क्या इस तरह का अहदनामा होता है। ठीक है, अगर आप मुझे इजाज़त दें आमिर साहब, इस गुफ्तगू में अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू से एडिटर हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। और इनके हमरा सीनियर सहाफ़ी हैं, लोग इनके नाम से और इनको बखूबी जानते हैं, आयशा तंजीम साहिबा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आयशा साहिबा, आपके वक्त के लिए भी बेहद शुक्रिया। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, ये दोनों कुलीग हमारे बहुत ही दाइयों से पुराने दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं हारून, सबसे बड़ा तो ये एक मखमसा आ गया है कि CNN और न्यूयॉर्क की टाइम्स की स्टोरी के बाद जो है वो पेंटागन की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद जो कि आर्जी बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी खदशात हैं कि शायद वहाँ से जौहरी असासे हटा लिए गए थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही सख्त इसके ऊपर जो है उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ओपिनियन आया कि ये बिल्कुल आर्जी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में सरजनिश की, CNN की भी और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी। तो अब सिचुएशन क्या है, ये मैं आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि अजीब आयरॉनिक सिचुएशन आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ईरान के सांसों के रहे जाने का कि वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो हवाला दे रहे हैं इसराइल की एजेंसी की रिपोर्ट्स का और ईरानियन क्लेम्स का और अपनी जो उनकी हैं इससे पहले भी नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का और पेंटागन की जो रिपोर्ट है चाहे वो आर्जी है उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये अजीब सी आयरॉनिक सिचुएशन नहीं है? जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सारे तनाज़े में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार रहा है वो काफ़ी अजीब व गरीब रहा है। एक दिन वो एक बात करते हैं, सुबह वो एक बात करते हैं, रात को वो दूसरी बात करते हैं। तो मेरा ख्याल में वो अपनी जो उन्होंने बात की थी कि जी हमने कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया है, ईरानी जौहरी असासे बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, उसको दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी ही जो एजेंसी की रिपोर्ट है उसको बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी अहमियत कम कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो ठीक है कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट उनको नुकसान पहुंचा है और जो उनकी एजेंसी है वो सही बात नहीं कर रही। हालांकि अगर आप देखें तो ये 18 एजेंसियां हैं अमेरिका की जो इंटेलिजेंस गैदर करती हैं अराउंड द वर्ल्ड, सैटेलाइट्स पे, ज़मीन पे, मुख्तलिफ ज़राए से। तो अभी एक जामे रिपोर्ट बनना इस पे बाकी है। अभी हतमी बात नहीं की जा सकती कि कितना नुकसान हुआ या कितना नहीं हुआ। खुद ईरान भी आज मैंने कहीं देखा कि एक बयान आया है कि उन्होंने भी कहा है कि कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, तो उन्होंने भी कुछ तस्लीम किया है कि कुछ अटैक से फ़र्क पड़ा है। लेकिन वो कितना फ़र्क है, क्या अब वो यूरेनियम जो अफवाहें थी कि उससे पहले निकाल कर वहाँ से ले गए, क्या वो बच गया या जो इनका लेबॉर्ट्रीज और वो जो अंडरग्राउंड सारा सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया या दोबारा बहाल होने का है। जो एजेंसियों की रिपोर्ट है वो तो यही कह रहे हैं कि चंद माह का फ़र्क पड़ा है और ईरान अगर चाहे तो वो दोबारा वही पोजीशन जो जंग से पहले थी चंद माह में दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, वो सालों साल अब पीछे हो गए हैं और बिल्कुल ही उनका हमने सत्यानाश कर दिया है। तो ये खुद इंटरनल उनकी डायनामिक्स और सदर ट्रंप की अपनी जुबान है कि जो सुबह एक बात करती है। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते बाद ऐलान करूंगा कि हम इस जंग में शरीक होंगे कि नहीं, इसराइल और ईरान की, और फिर 2 दिन बाद उन्होंने हमला भी करवा दिया। तो वो खुद मैं हारून आपकी इजाज़त से, आयशा आपको मेरी अब ये आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ जी आयशा, मुश्किल सिचुएशन हो गई है कि एक मुतज़ाद किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका के अंदर से भी और अमेरिका के बाहर से भी कि आया वो जौहरी सासे जिस तरीके से क्लेम किए जा रहे थे तबाह हुए या नहीं हुए। मगर ईरान ने क्योंकि IAEA एटॉमिक एनर्जी कमीशन के स्टाफ को वहाँ से निकाल दिया है, इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकती, तफ्तीश भी नहीं हो सकती, ये पता भी नहीं चल सकता कि हुआ या नहीं हुआ। मुश्किल सिचुएशन आ गई है। जी आमिर, मैं इसमें एक मुख्तलिफ सी बात करूंगी। तो जिस दिन ये बम गिराया गया था उस दिन मेरा भी यही ख्याल था कि जो सदर ट्रंप कह रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जी ये जो है फर्दो की जो फैसिलिटी है वो तबाह कर दें और ईरान का न्यूक्लियर प्लान तबाह कर दें। लेकिन पिछले चंद दिन में जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं,
जो मैंने देखा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जिनकी हारून जिक्र कर रहे थे, आज की वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हफ्ते की वॉशिंगटन में शाम को जब सदर ट्रंप ने वो बम गिरता देखा तो उसी वक्त उन्होंने बात की कि अब वक्त आ गया है जो है कि अमन की बात की जाए, और वहां से निकलते निकलते ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया कि तुमने देख लिया हम क्या कर सकते हैं, हम इससे भी बुरा कर सकते हैं, अब अमन की बात करो। साथ ही बीबी नेतन्याहू को ट्रंप ने कॉल किया और उन्होंने कहा जी अब अमन की बात करते हैं। तो अब 4 दिन गुजरने के बाद मैंने अपना एनालिसिस थोड़ा सा बदला है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% ठीक हूं, लेकिन हम सब यहां मिलके थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो बात अभी हमें पता चल रहा है कि जी ट्रक्स आ गए थे, वो मटेरियल वहां से मूव कर दिया गया होगा। हम सब जानते हैं कि इंटेलिजेंस का काम ओवरनाइट नहीं होता। ये नहीं हुआ कि बम गिरा और फौरन से इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी और उन्हें एकदम से कुछ नया पता चल गया। ओवर टाइम ईरान को वो मॉनिटर कर रही थी। अगर ट्रक्स आए थे और कुछ हिलाया गया था, उनको पहले से पता होगा कि ये मटेरियल मूव हुआ है। मेरा ये ख्याल है, और मैं आई एम विलिंग टू लिसन टू द अदर साइड, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद अपने मुशीरों से भी 100% डिस्कस नहीं किया था, मगर उन्हें पता था। 16 साल से हर अमरीकी सदर के सामने ये ऑप्शन रखी जाती है कि फुर्दो को तबाह किया जाए। हर अमरीकी सदर ने उसको ना किया है, इसी वजह से कि उनको बताया जाता है कि जी खाली बम गिराने से 100% वो तबाह नहीं होगा, आपको ग्राउंड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। मेरा ये ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने ये देखा कि इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है ईरान पे, और इजराइल काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया है। ईरान के पास फिजाई दिफा का कोई वो तरीका नहीं रहा। ईरान पहले से मैसेजेस भेज रहा था दूसरे कतर से और ओमान से और दूसरे जराए से कि वो किसी तरह इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, हम जानते हैं कि वो उनको बहुत, उनका दिल चाहता है कि वो पीस मेकर समझे जाएं और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिले। उन्होंने देखा ये अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा, एक तरह से बड़ा हमला किया जाए, डिक्लेयर की जाए विक्ट्री, और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें कि फौरन से पेशतर इजराइल पे प्रेशर डाला पब्लिकली, जो कि पहले कभी किसी अमेरिकन सदर ने नहीं डाला। पब्लिकली प्रेशर डाला और फौरन ही एक और ऐसी बात की जो इससे पहले कभी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की, वो ये कि पब्लिकली ईरान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें पहले से इंटेलिजेंस दी, और पब्लिकली अपने एक मैसेज में गॉड ब्लेस ईरान कहा, जो आज से पहले किसी अमेरिकी सदर ने नहीं कहा। ये मतलब लोग हैरान रह गए, ये वहमो गुमान में भी नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये अंदाजा था कि वो फौरन, जैसे कि वो वॉशिंगटन पोस्ट की एक हेडलाइन में था कि हार्ड पंच एंड देन उसके फौरन बाद हार्ड मनूवर टू पीस, उनका ऑब्जेक्टिव ये था। उन्हें ये लग रहा था कि इसके जरिए मैं आयशा आपकी इजाज़त से हारून का ओपिनियन लेना चाहूँगा। हारून के ये इस बात का फैसला तो तफ्तीश से ही हो सकेगा, और वहाँ सूरत हाल अब ये है कि क्योंकि ईरान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के स्टाफ को निकाल दिया है और उनके पास अच्छी खासी रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं कि जिस तरह का कॉन्डक्ट एलिजिडली एटॉमिक एनर्जी कमीशन का रहा, कि पहले उन्होंने कुछ इस तरह की रिपोर्ट थी, बाद में वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी कोई शवाहिद नहीं है, तो ईरान ने वो काफ़ी सारी लीगल ग्राउंड्स का लेते हुए उनको निकाल दिया। सो लिहाजा ना तफ्तीश हो सकती है, और ईरान अगर चाहे, जो अहदाफ थे कि वहाँ पे रजीम चेंज का एक बताया जाता था और एक वहाँ पे तनसीबात जोहरी और उनको बम बनाने से, जोहरी बम बनाने से रोकना, अगर ईरान चाहे तो उसके लिए तो आसान नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको डिफेंड कर रहे हैं और तफ्तीश हो नहीं सकती, और लोग कह रहे हैं कि बनाना चाहें तो वो अब कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के दरमियान में बम भी बना सकते हैं। जी आमिर, मेरा ख्याल में ये जंग तो जिस तरह से लड़ी गई और इसमें कौन फातेह था या कौन इसमें नाकाम रहा, ये अभी फैसला करना मुश्किल है। लेकिन ये जो आज ईरान ने फैसला किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से जो सपोर्ट है वो ख़त्म करनी, कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ा इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि बहुत अमेरिका और इसराइल को आगे चलकर फील होगा, क्योंकि IAEA उनका एक्सेस था न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के अंदर, और उनके थ्रू ही उनको कुछ ना कुछ मालूमात मिलती रहती थी कि ईरान क्या कर रहा है, वो आधा किलो उसने कर लिया या पौना किलो कर लिया, या यूरेनियम उसने एनरिच किया नहीं किया, ये सारी उसको इतलात फर्स्ट हैंड IAEA के थ्रू मिल रही थी। तो वो सारी मालूमात जो हैं और वो सारा एक्सेस जो है वो सारा जेपोटाइज हो गया है,
और अगर ईरान ये मुस्तकिल मिजाजी दिखाता है इस फैसले पर और नहीं मानता इंटरनेशनल प्रेशर के दोबारा इसमें आए, तो ये मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक पहलू है इस जंग का जो डेवलपमेंट सामने आई है। और इंटेलिजेंस वाइज भी वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस वालों का कहना है कि जो मालूम है वो तो चलें ठीक है, आपको मालूम है, लेकिन जो नहीं मालूम वो ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक होता है। तो अब बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में नहीं मालूम होगा, तो उसको मालूम करने के लिए अब मेरा ख्याल में अमेरिका और इसराइल दोनों को डबल एफर्ट करना पड़ेगा। जो स्पाइस का नेटवर्क उन्होंने पहले बनाया था वो कुछ अभी इन्होंने कार्रवाई की, कुछ लोगों को फांसियां भी दी, लटका भी दिया, अब उनको दोबारा रीएक्टिवेट करना पड़ेगा और उसमें कितना टाइम और अरसा लगेगा और उसके दौरान क्या ईरान ये एटम बम बना लेता है या नहीं बनाता है। तो ये बड़ा एक सस्पेंसफुल टाइम मेरे ख्याल में इस फैसलों और ये जो उसके बाद रिपरकशन सामने आ रही हैं उसकी वजह से अनफोल्ड। आयशा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जिस वक्त सीज फायर करवाया गया है इसराइल और ईरान के दरमियान, क्या ये टिकेगा और इसका अगर रिटन मुआहदा होता है तो अमेरिका की और ईरान की क्या शराइत होंगी या क्या गारंटियाँ चाहते होंगे और किसकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर है? देखिए, ईरान की तरफ से तो मेरा ख्याल है ये सीज फायर होल्ड करेगा, क्योंकि ईरान को इस जंग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जंग से पहले कुछ तखमीना था उनके, वो जो मिसाइल भी थे जो इसराइल पे मार रहे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैंने 2000 उनके पास मिसाइल थे की फिगर पड़ी थी, उसमें से सुना था कि 1000 से ज्यादा वो फायर कर चुके हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि उनको बहुत ज्यादा, और दूसरा ये फोर्डो में देखिए, अगर उन्होंने अपना वो 900 पाउंड या 400 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच बचा भी लिया, तो अगर उनकी इनरिचमेंट फैसिलिटीज सारी खत्म हो गई हैं तो 60 से 90% ले जाने के लिए, क्योंकि जो IAEA ने भी कहा है कि जितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है फोर्डो पे और नतान्स पे और इस्फहान पे, कि वो बहुत ही एक सेंसिटिव होते हैं वो सेंट्रीफ्यूजेस, जरा सा भी हिल जाए, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो अगर इनरिचमेंट फैसिलिटीज नहीं है तो उन्हें दोबारा बनाना, अगर ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस कहीं और उन्होंने छुपा के नहीं रखे हुए, हमें नहीं पता कि उनकी अभी कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं। और इस वक्त नेगोशिएशन पोजीशन, और अगेन मैं एनालिसिस कर रही हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, मैंने ईरान में किसी से बात नहीं की, लेकिन ईरान ने ये जो स्टेप उठाया है अपने आप को IAEA से बाहर निकालने का, अगर मैं ईरान की जगह होती तो ये स्टेप लेती, क्योंकि आपके पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि इजराइल ने आके आपकी फिजाइया का तहस नहस कर दिया, अमेरिका आके बम गिरा के चला गया, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और वो आपको धमकी भी दे रहे हैं कि आइंदा भी हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। अगर आप उनसे नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो आप उनसे लेन देन में क्या उनको देंगे? तो अब उनके पास एटलीस्ट एक ये चीज है जिसके जरिए वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि देखें, अगर हमारी तरफ से आप ये शराइत मान लें तो शायद हम IAEA को एक्सेस दे दें। I don't know if that's what's happening. आयशा, बहुत अहम बात की आपने, मगर एक मुतजाद व्यू भी मौजूद है। एक सेंट्रीफ्यूजेस के हवाले से वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी हो, तो सेंट्रीफ्यूजेस बचाए भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, और ये कैपेबिलिटी एक। दूसरा कि ईरान का आप सही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, मगर एक मुतजाद व्यू ये भी है कि इसराइल का भी तारीख में पहली दफ़ा पिछले कई दहाइयों में जो नुकसान हुआ है वो भी नहीं है। उनको भी पता नहीं ये वक्त रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए या एक्चुअल पीस के लिए चाहिए, ये काफ़ी सारे सवाल हैं। हारून, मेरा सवाल आपसे ये है कि IAEA की टीम को निकाल दिया मगर NPT से वो भी नहीं निकले, और अगर कोई ऐसा मायदा होता है आगे जाकर जो है रिटर्न जो है सीज फायर का, तो क्या गाजा का सीज फायर उसके अंदर शामिल होने का इम्कान है? देखें, अभी तक तो जो इस तिकोन में बातचीत हुई है या जो इशारे सामने आए हैं उसमें गजा का तो कोई जिक्र नहीं हुआ बराह रास्त के इस जंगबंदी को गजा में भी एक्सटेंड किया जाएगा। ना ईरान की तरफ से इस तरह की कोई बात आई है और ना इसराइल या अमेरिका की तरफ से ऐसी बात आई है। एक बात आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़रूर की है और वो एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की है कि बहुत जल्द आप गजा के बारे में एक ग्रेट न्यूज़ सुनने वाले हैं। अब उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की कि वो ग्रेट न्यूज़ क्या हो सकती है, और उन्होंने ताम इतना कहा
कि ये जो हमला हमने किया उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। और उन्होंने ये भी आपकी बातें ऐड कर दूं कि ये भी कहा कि पहली दफ़ा अमेरिका की तरफ से खुला ये एक्नॉलेज किया गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादती हुई है, ये भी एक्नॉलेज जारी रखिएगा। और जी बिल्कुल आमिर, सॉरी, इसमें ऐड कर दूं, फिर हारून ऐड कर देंगे कि ये भी, अब मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ रही हूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका मिलके बैठ के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नेगोशिएट करेंगे। जी हारून, चलें, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बट जहां तक गजा का ताल्लुक है, आप ये भी एक फैक्टर रखें कि ये 12 दिन की जो जंग हुई उसमें मुसलसल इसराइल ने गजा पर भी प्रेशर कम नहीं किया, वहां पर अपने हमलों में कोई कमी नहीं लेके आया। और एक जो फिगर आज मैं कहीं सुन रहा था कि 800 से ज्यादा लोग इन 12 दिनों में उन्होंने वहां पर मारे हैं। तो उनका गजा पर अपना प्रेशर कम करने का कोई इरादा नजर नहीं आता। लेकिन मेरा ख्याल में अगर ईरान इस वक्त किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है टू डिक्टेट सम टर्म्स, तो उसमें अगर वो गजा का इशू उठाता है, वो होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल और एक उसकी ट्रम्प ज़रूर होगी। जो इस्लामी ममालिक हैं और जो मुसलमान हैं वो ज़रूर ईरान की तारीफ करेंगे कि कम अज़ कम उन्होंने ये इशू उठाया तो। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मेरी नज़र से ऐसी कोई खबर या इत्तला नहीं है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा पर भी बात हो। आयशा भी हारून कह रहे थे कि एक वक्त लगेगा पता चलते हुए कि कौन इसमें से कितना जीता कितना हारा। बिल्कुल, मगर अभी तक के जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इशारे आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो कंसर्न प्लेयर्स हैं, इसराइल, ईरान, अमेरिका और जीसीसी खलीज के जो ममालिक हैं, तो उससे क्या आपको मिल रहा है कौन कितना जीता हारा? कुछ अर्ली इंडिकेशंस में क्या तजिया दे सकती हैं आप? देखिए, अर्ली इंडिकेशंस में मैं ये कह सकती हूँ कि तीनों साइड्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो जीत डिक्लेयर कर सके। मिसाल के तौर पे इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया या एटलीस्ट पीछे फेंक दिया जो वो बनाने वाले थे। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हमने अपना इनरिच यूरेनियम बचा लिया और हमने अमेरिका जैसी बड़ी ताकत ने हम पे हमला किया, वो हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने मिडल ईस्ट में पीस करवा दी, जो कि तीसरी जंग अजीम बन सकती थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हम अमेरिकी ताकत की वजह से वहां जंग बंदी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि जब भी इस तरह की नाजुक नेगोशिएशंस होती हैं तो अच्छा होता है कि हर साइड के पास कुछ ना कुछ हो जो वो अपने अवाम को बता सके, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा अगर आप ह्यूमिलिएट कर दें किसी भी एक साइड को तो वो अच्छा नहीं होता। आप उन्हें कॉर्नर कर दें, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है अपने अवाम की वजह से कि वो फिर आपका सख्ती से जवाब दें, लैश आउट करें। देखिए, जब जो ईरान के रहबर आला हैं खामनाई, उन्होंने जब ये अमरीकी बम के हवाले जवाब में जब कतर पे हमला किया तो बहुत एक कैलकुलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी। जवाब देना है लेकिन इस तरह देना है कि कोई अमरीकी ना मरे, कोई कतरी ना मरे। कतर में इसलिए देना है कि वो फ्रेंडली गवर्नमेंट है, उनके साथ जो है वो पहले से वो किया जा सकता है ताकि ये जंग एक्सपैंड ना हो। ईरान कभी भी नहीं चाह रहा था कि ये जंग एक्सपैंड हो। इजराइल का लग रहा था कि वो रजीम चेंज चाह रहे हैं, अमेरिका भी रजीम चेंज नहीं चाह रहा था। उसकी हमारी 3-4 इंडिकेशंस हैं। हमारे पास इंडिकेशन है कि सदर ट्रंप ने वीटो कर दिया जब उन्हें कहा गया कि जी खामनाई को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है, जैसे मैंने कहा, पब्लिकली ईरान का शुक्रिया अदा किया और वो इसी रजीम के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तो इजराइल भी क्लेम कर रहा है, हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं खबरें वो ये कि बीबी नेतन्याहू शायद इतने खुश नहीं थे कि ये इतनी जल्दी जंग बंद हो रही है। उनकी कोशिश थी कि वो मजीद नुकसान पहुंचाएं और ये रजीम को मजीद वो करें। लेकिन हारून, मैं आयशा की इजाज़त से 2 फैक्टर इसका जवाब आपसे चाहता हूँ, 2 फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। एक ये कि इसी दौरान में जंग के रूस ने उनका जो ओरेशनिक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक है और वो कह रहे हैं उसकी बड़ी स्टेल्थ वो है और बहुत ही वो है, वो उसको ऑपरेशनल कर लिया है, जिससे इशारे दिए जा रहे हैं कि वो उनको इस अमेरिका के इस जसारत के बाद के इलीगली बगैर यूनाइटेड नेशंस के एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर हमले के बाद तो उनको कौन रोकता है उसका इस्तेमाल यूक्रेन में या इवन यूरोप में भी करने पे। और दूसरा, जीसीसी की कंट्रीज कतर के इस हमले के बाद क्या वहाँ क्या कोई इनसिक्योरिटी पाई जा रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं?
देखें, जहाँ तक रूस का ताल्लुक है तो रूस खुद भी एक मुल्क के खिलाफ इस वक्त जारे बना हुआ है और वहाँ एक जंग लड़ रहा है जिसको बंद करवाने के लिए पूरा यूरोप और अमेरिका जो है कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं और वो उनकी एक नहीं सुन रहा। तो ये उसी सिलसिले का एक तसलसल है। अपनी मेरा ख्याल है मिलिट्री माइट ही वो दिखाना चाह रहे हैं और वो दिखाना चाह रहे हैं अमेरिका को कि वो ईरान को तो टारगेट कर सकते हैं, शायद रूस को या उनका कोई प्लान हो ऐसा तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये एक मेरे ख्याल में मनूवरिंग और साइबर रैटलिंग ज़्यादा है। इसका मेरा ख्याल में बराह रास्त ईरान की और अमेरिका की लड़ाई से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन इतना हमने ज़रूर सुना है कि अमेरिका ने उस बौशर इलाका है वहाँ पर भी जोहरी तनसीबात थी, उनको इसलिए टारगेट नहीं किया कि वहाँ रूसी साइंसदान मौजूद थे और रूस ने उन्हें वहाँ से निकालने से इनकार किया था। अब ये इसकी तस्दीक तो बाज़ाब्ता मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने भी इसी तरह पढ़ा है कि GCC खलीज के ममालिक जो हैं, कतर पे 12 हमला हुआ, ये सारी बेसिस इसलिए थी कि उनको अपनी डिफेंस के लिए। अभी एक तासुर ये भी है कि वो लाइबिलिटीज़ बन गई हैं और एक इनसिक्योरिटी तो तमाम इन ममालिक में होगी। उसके मतलब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो अगर एक आपके नेक्स्ट डोर इतनी बड़ी जंग चल रही हो तो उससे आपका अफेक्ट होना तो नेचुरल एक फिनोमेना है। और इन 12 दिनों में भी उन्होंने देखा कि जो मतलब टूरिज्म उनकी एक बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो कितनी अफेक्ट हुई, फ्लाइट शेड्यूल जो है वो कितना बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। बाकी तेल की भी कीमतें कुछ थोड़ी बहुत तो चढ़ी, लेकिन अब जब जंग बंदी हुई तो उसकी वजह से वापस अपनी जगह पर आ गई हैं। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दी थी ईरान ने, तो ये सारी चीज़ें हैं जो गल्फ कंट्रीज को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और अगर इस खित्ते में अनसर्टेनिटी रहती है तो ये इन ममालिक के लिए भी कोई अच्छी नवीद तो नहीं है। दूसरा ये कि अमेरिका ने और इसराइल ने ये जंग शुरू की थी कि जी हम ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देंगे। वो तो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी जगह उन्होंने हमें एक प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी दे दी है। अगर आप गौर से देखें तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो गई हैं। पहले कुछ सर्टेनिटी थी, ईरान कमिटेड था कि जी चलें बैठ के कोई बात तो कर रहे हैं और बातें होनी भी थी कुछ चंद दिन बाद जिससे पहले उन्होंने हमला कर दिया। तो वो कुछ कमिटमेंट्स और कुछ चीज़ें तो चल रही थी, वो सारा डिट्रैक हो गया, वो सारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो अब इस अनसर्टेनिटी को दोबारा किसी नॉर्मेलिटी की तरफ लाने के लिए इन सारे खित्ते के लोगों का स्टेक उसमें इन्वॉल्व है और वो उनको आगे आके इसमें अपना रोल अदा करना होगा। आप सही कह रहे हैं सर, नॉर्मलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। अब इससे कुछ देर पहले आयशा साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये सवाल है कि आपने खुद भी बताया और हम ये बात जानते हैं कि अगले हफ्ते दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब जोहरी मुआहिदा यकतरफा तौर पर अमेरिका ने ख़त्म किया था 2018 के बाद से अब तक हम 2025 में आ गए हैं, मगर ईरान का एतमाद बहाल नहीं हुआ कि कभी भी अमेरिका हमें ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा। अब दोबारा से जब मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत शुरू हुई तो वो मुज़ाकरात भी नतीजा खेज साबित नहीं हुए, जिसके बाद हमने देखा बंकर बस्टर भी बरस गए, इजराइल की तरफ से बम्बारमेंट हुई, ईरान ने भी उसका जवाब दिया। अब आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में सदर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं अगले हफ्ते, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ईरानी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इस मैसेज को खुशाइंद करार नहीं दिया गया। तो इन मुज़ाकरात का आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं जो होने जाएंगे? देखिए, ये मुज़ाकरात मुश्किल होंगे। जाहिर है कि इस तरह के मुज़ाकरात हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन 2016 के मुकाबले में या जो सदर बराक ओबामा के अंदर JCPOA जो नेगोशिएट हुआ था उसके मुकाबले में आज ईरान की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है। देखें, मल्टीपल वजूहात की वजह से वीक है। वो जो ईरान का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या मुज़ाहमती दायरा उन्होंने इजराइल के गिर्द खींच रखा था, जिसको कि कभी टेस्ट नहीं
नहीं किया गया था, जिसमें कि गजा में हमास थी, लबनान में हिजबुल्लाह थी, यमन में हूती थे, और फिर ईरानी गवर्नमेंट ने भी कभी डायरेक्टली इजराइल पे हमला नहीं किया था, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी कभी उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ था। अब वो सारी चीजें टेस्ट हो गई हैं, और ईरान के लिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उसका वो मज़ामती दायरा बहुत कमजोर हो गया है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ था पिछली बहुत सारी दिहाइयों में कि अमेरिका ने बराह रास्त ईरान पर बम फेंका हो। तो ईरान की इस वक्त जो फौजी मज़ामती जो ताकत है वो बहुत कमजोर है पहले के मुकाबले में। अच्छा, इस पे मुतज़ाद व्यू भी है कि ईरान जो है इसमें से उनको भी बहुत ज़्यादा एज रहा, रजीम चेंज नहीं हो सकी। उन्होंने जिस तरीके से फिर पहली दफ़ा इसराइल को किसी मुल्क ने इस तरीके से नुकसान पहुंचाया, और सारा ये सस्टेन करके अभी इस बात का इम्कान भी हो सकता है वो अपना जौहरी बम भी बना रहे। हारून, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं निकला है। कुछ डिसएग्री करूँगा किसी हद तक, क्योंकि जिस तरह से उसने तल अवीव को निशाना बनाया और बाकी शहरों को निशाना बनाया, ये पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो इसको भी जो बाकी दुनिया के हैं और मुसलमान लोग हैं वो बड़े उस तरह से देख रहे हैं कि कम से कम उन्होंने, और जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आई और जिस तरह से मीडिया कंट्रोल था इसराइल में, तो पूरी तस्वीर तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से हमें वहाँ पर जो नुकसानात हुए उसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई। एक लिमिटेड एक्सेस था और एक लिमिटेड वो था। मुझे तो आज कोई ये भी बता रहा था कि वहाँ ये भी सेंसरशिप थी कि आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सोशल मीडिया से कुछ भी उठाकर नहीं चला सकेगा। तो इस तरह की पाबंदियां थी। आयशा, इसको अगर आप सम अप कर सकें कि ये बहस के वहाँ पे तनसीबात तबाह जौहरी हुई नहीं हुई, ये कभी इम्कान है कि ये बहस जारी रहेगी, इसके ऊपर दोनों मुतारिफ ग्रुप जो है आर्गूमेंट करेंगे? प्रेशर मेरा ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप पे इस बात का भी है कि स्टीव बैनन जैसे उनके सपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर 40,000 फौजियों की और 19 बेसिस पे अमेरिकन की लाइफ को ये आपने ख़तरा पहुंचाया। अगर आपके पास शवाहिद नहीं थे तो क्या ये अब हंकी डोरी हो जाएगा जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप समझ रहे हैं? देखिए, हंकी डोरी ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। बम फेंकने से पहले भी उनकी मेगा बेस जो है इस जंग में शामिल होने के बिल्कुल हक में नहीं थी। और हमने, जैसे आपने बात की, स्टीव बैनन जो कि उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, टकर कार्लसन जो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, खुल के मज़ाहमत में सामने आए। अब ये बम फेंकने के बाद अब क्या होगा? अब ये सब इस पर डिपेंड करता है कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो आगे कितने कामयाब होते हैं। अगर तो ईरान के साथ ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सदर ट्रंप एक बहुत बड़ी विक्ट्री डिक्लेयर करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ईरान सख्त मज़ामती वो दिखाता है और बहुत सख्त नेगोशिएशन करता है, और इन दी एंड अगर वो नेगोशिएशन से पीछे हट जाता है और एटमी बम बना लेता है, अब IAEA से भी उसने उनको भी बाहर निकाल दिया है, तो फिर ये जो क्रिटिसिज्म है, ये आवाज़ें आप देखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और हार का कोई नहीं होता। तो ये क्रिटिसिज्म कितना होता है और कितना नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो नेगोशिएशंस जो ईरान के साथ हो रही हैं वो कामयाबी की तरफ जाती नजर आती हैं या नाकामी की तरफ। सब अगले हफ्ते पे बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है। लास्ट वर्ड्स हारून, इसमें इसराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात पे आइंदा आप क्या देखेंगे, और सम अप भी कर दें? देखें, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू ये होगा कि नेतन्याहू का फ्यूचर क्या होगा। जब से वो हुकूमत में आए हैं, जब 7 अक्टूबर हुआ था, उसके बाद भी उनकी अकाउंटेबिलिटी की बड़ी कोशिशें हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पकड़ाई नहीं दी। उसके बाद फिर उन्होंने गज़ा में जंग शुरू की निहत्ते मुसलमानों के ख़िलाफ़, फिर उससे नहीं हुआ तो उसको और मज़ीद एक्सटेंड किया, और उसी की बुनियाद पर उनका जो हुकूमत में रहना था वो तूल पकड़ता गया। तो मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग अब ये होगा कि क्या कोई इंटरनल आवाज़ उनके खिलाफ उठती है, क्या उनको हटाने की कोई कोशिश होती है कि ना तो वो ईरान को पूरी तरह से काबू पा सके, ना वो गज़ा में अभी तक 2 साल होने लगे कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट्स दिखा सके, तो वो आखिर ये जंगें किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो उनका फ्यूचर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।